हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ का हिंदी। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव का पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ये पेपर कब का है? तो ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम सेट वन करने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। इससे पहले 2025 का जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है वो पहले से आ चुका है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देख के जाना, ठीक है, इसको भी आप देख लो। और 2024 का जो करा रहा हूँ इसको भी आपको देख के जाना है। ये जो पेपर है 2024 का है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये कोड है और ये सेट वन है, ठीक है। चार महत्वपूर्ण वीडियो आपको जरूर देख के जानी है। एक वीडियो तो ये है जिसमें कंप्लीट अभिव्यक्ति और माध्यम करा दिया गया है। अभिव्यक्ति और माध्यम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे आपको सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको पेपर से पहले जरूर देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हिंदी इलेक्टिव में आपकी जो कविता है यानी जो काव्य खंड होता है, तो संपूर्ण काव्य खंड यानी कंप्लीट कविताएं, उनकी आपको जो व्याख्या होती है वो आपको इस वीडियो में कवर करा दी गई है, ठीक है। तो इसको जरूर आपको देखना है। इसके बाद बात करते हैं अंतराल बुक, ठीक है। ज्यादा चैप्टर तो अंतराल में होते नहीं है, लेकिन इससे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस वीडियो में कवर करा दिए गए हैं। तो ये वीडियो आपको जरूर देख के जानी है। फिर अंतरा की बात करें तो कंप्लीट अंतरा जो गद्य खंड है, जो आपके चैप्टर हैं, कंप्लीट चैप्टर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और ये वन शॉट वीडियो है। अगर आप पेपर से पहले आपने पूरे साल कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन लास्ट टाइम पे ये चार वीडियो भी देख जाओगे तो आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये वीडियोस जरूर देख के जाना है। अब बात करते हैं सेक्शन, यानी ये जो पेपर है टोटल 14 क्वेश्चन होंगे और दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में आपके 40 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो ये जो पेपर है ना, इसका पैटर्न जो था वो 2025 वाले पेपर से थोड़ा अलग है। लेकिन हमें इस पे नहीं जाना कि ऐसा भी पैटर्न हो, हमें क्वेश्चन का लेवल देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हमारे पेपर में आ जाता है सेम, तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे आसानी से, यही आपको देखना है, ठीक है। अब सेक्शन ए में आपके अपठित बोध होते हैं। और इसमें जो भी आपका पैसेज होता है वो आपका बुक से नहीं होता, बुक के बाहर से होता है। और हर साल जब भी ये पेपर में आएगा तो ये बदला हुआ आएगा, ठीक है, सेम नहीं रिपीट होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो हर बार एक नया पैसेज आएगा। तो चलिए अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ जल्दी से आपको ये पेपर करा देता हूँ। अब बात करेंगे सेक्शन ए। इसमें आपका अपठित बोध होता है जो कि आपके एनसीईआरटी किताब से बाहर से होगा। ये कहीं से भी कोई भी पैसेज आपसे पूछा जा सकता है और उस पैसेज में कुछ क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2024 का जो पेपर था वो 25 के पेपर से पैटर्न थोड़ा सा अलग है, इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। तो ये आपके सामने पैसेज है। पैसेज को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन है कि मोटे अनाज को भविष्य का भोजन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि तेजी से जो जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन आ रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी खेती करना यानी मोटे अनाज की खेती करना संभव है, ठीक है। आप ये मान लो कि अगर कम उपजाऊ भूमि होगी ना तो वहां पे भी इसकी खेती की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, इसकी घोषणा का उद्देश्य क्या था, क्यों इसकी घोषणा की गई थी? तो मोटे अनाज के सेवन और उसके उत्पादन को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से कदन्न फसलें क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विषम जलवायु में भी इसकी खेती की जा सकती है। आप ये लगा लो पानी की कमी है तो भी खेती हो जाएगी, कम उपजाऊ भूमि है तब भी खेती हो जाएगी, ठीक है, इसको ज्यादा पानी भी नहीं लगता। अगला है कि किसानों के लिए कदन्न फसलें जो होती हैं वो लाभकारी हैं। क्यों लाभकारी हैं? क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है इसमें लागत भी कम आती है तो किसान को फायदा है। नेक्स्ट है कि ये फसल मिट्टी की कमियों के प्रति कम संवेदनशील है। इस पंक्ति का क्या मतलब है? क्योंकि मिट्टी में मान लो कम उपजाऊपन है लेकिन तब भी ये फसल अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, यानी कम गुणवत्ता वाली जो मिट्टी है उसमें भी इसको आसानी से लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं चावल जैसे अनाज की तुलना में मोटा अनाज बेहतर क्यों है? ये इसलिए बेहतर है क्योंकि देखो सभी प्रकार का इसमें आपको पोषक तत्व मिल जाते हैं, ठीक है, आसानी से ये पैदा हो जाती है और इसमें पौष्टिकता बहुत है। तो आपका ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मोटे अनाज को पोषक अनाज या सुपर फूड के नाम से क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये पौष्टिक है, हेल्दी है हमारे लिए, ठीक है, हमारी सेहत के हिसाब से ये अच्छा है। मोटे अनाज की लोकप्रियता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसकी जो गुणवत्ता है इसके प्रति लोगों को मोटिवेट कर दिया जाए, उनको जागरूक कर दिया जाए, ठीक है, उनको प्रेरित किया जाए, उनको समझाया जाए तो किया जा सकता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कदन की फसल को कम जलोढ़ या लोमी जो मिट्टी होती है, कम उपजाऊ जो मिट्टी होती है, उसमें भी उगाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। और इन्हें जल, उर्वरक और कीटनाशक की न्यूनतम जरूरत पड़ती है, बिल्कुल ठीक है। यानी कम उपजाऊ भूमि भी में भी इसको उगा सकते हैं, और इसमें ना तो आपको बहुत ज्यादा उर्वरक चाहिए, ना बहुत ज्यादा कीटनाशक चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। यानी कथन और कारण दोनों सही है, और उसको सही तरीके से उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन, ठीक है, सही है। तो उसमें पहला और दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, एक आपके सामने काव्यांश है यानी कि पद्यांश है, इसको आपको इस कविता को पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर करना है। तो क्वेश्चन है, चांद को किस बात का अहंकार है। अगर कविता में आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि चांद को इस बात का अहंकार है क्योंकि उसको लगता है कि वो सृष्टि में सबसे ज्यादा प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। चांद के अनुसार मनुष्य का स्वप्न किसके समान है, तो ये बुलबुले के समान है। जैसे हमारा सपना, जैसे बुलबुले होते हैं तुरंत फूट जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमारे सपने भी होते हैं। आदमी को धन्य क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि नए नए सृजन करने करने वाला होता है व्यक्ति, यानी कि वो नई नई चीजों की रचना कर सकता है, ठीक है, सृजन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मैं ना वह जो डैश लोहा बनाता हूं। तो इसमें अब आंसर क्या होगा, इसमें इसका मतलब है क्रियात्मक प्रतिभा, ठीक है। यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि मनुष्य की क्रियात्मक प्रतिभा को दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि नए घर की नींव रखकर उसे फौलादी बनाने से क्या अभिप्राय है। तो इसका मतलब है सुदृढ़ यानी मजबूत समाज की रचना, ठीक है। इसका मतलब है कि नए घर की नींव रखना, उसके बाद उसको एक मजबूत समाज की तरह बनाना है। नेक्स्ट है कि मनु नहीं मनुपुत्र, ये जो पंक्ति है इसमें मनुपुत्र किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये क्रियात्मक शक्ति के युक्त जो मानव है उसके लिए यूज किया जा रहा है, यानी ऐसा मानव जिसके अंदर क्रियात्मक शक्ति है, जो नया सृजन कर सकता है, उसके लिए ये शब्द यूज किया जा रहा है। स्वर्ग का सम्राट, ये किसका प्रतीक है, ठीक है। तो ये सकारात्मक प्रगति के विरुद्ध जो खड़ी शक्तियां हैं उसका प्रतीक है। नेक्स्ट है कि रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, यानी कि नए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। देखो ये जो हमने पैसेज कराया ना, ये बाहर से है, ये सेम कभी दोबारा रिपीट नहीं होगा, हर बार एक नया पैसेज आएगा और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बस ये समझना है कि पेपर का लेवल क्या है, ठीक है, याद नहीं करना। अब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके पेपर में सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम वाले रिपीट हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ तो एमसीक्यू है, आपके में लिखने वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है कि महेश को अंग्रेजी भाषा के शब्दों का अर्थ समझने में बहुत दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। रुक रुक कर अपनी पसंद के समाचार जानने के लिए संचार के निम्नलिखित साधनों से उसके लिए कौन सा साधन उपयुक्त रहेगा, किसको वो रोक कर देख सकता है, ठीक है। तो उसके लिए समाचार पत्र ठीक है, यानी न्यूज़पेपर से वो सही से समझ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसके संदर्भ की तरह उसको इस्तेमाल, यानी उसको एक सोर्स, एक संदर्भ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कारण क्या है, इसका स्थायित्व गुण, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्थायित्व गुण होता है। आप इसको चाहो तो इसको रख दो स्टोर करके अपनी अलमारी वगैरह में, 10 साल बाद भी अगर आप उसको खोल के देखोगे तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है कि समाचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखक के विविध रूपों का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पत्रकारी लेखन कहलाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेष रिपोर्ट तैयार करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखकर उचित क्रम वाले विकल्प का चयन आपको करना है। तो इसमें दूसरा पहले नंबर पे ये आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट है, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है तो उस समस्या या उससे जो जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, पहले सबसे पहले उसकी छानबीन की जाती है, ठीक है। यानी सबसे पहले छानबीन की जाएगी, उसके बाद फिर घटना, उससे समस्या से संबंधित जो मुद्दे हैं, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट मिले हैं, जो भी सबूत मिले हैं, उसको फिर इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आपका तीसरा पॉइंट आएगा, जब हमारे पास फैक्ट आ जाएंगे तो उसका विश्लेषण किया जाएगा और फिर नतीजे पे हम पहुंचेंगे। कारोबार और अर्थ जगत से जो जुड़ी खबरें होती हैं, ठीक है, न्यूज होती हैं, खबरें होती हैं, तो ये कौन सी शैली में लिखा जाती है, तो उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। अब देखो, अब ये जो है आपकी एनसीईआरटी से है, तो ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए आसान होगा। तो ये जो कविता का अंश आपके सामने दे रखा है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो एक बार आप कविता देख लो, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या अभिप्राय है। तो इसका मतलब है कि जीवन में प्रसन्नता का छा जाना, यानी लाइफ में खुशियों का आ जाना, ठीक है। ये शहर इसी तरह खुलता है। इस पंक्ति का मतलब क्या है, इस पंक्ति का मतलब है कि हर दिन की शुरुआत जो है वो पूजा अर्चना के साथ होती है। इसी तरह भरता खाली होता है, ये शहर जो है, इस पंक्ति में भरने और खाली होने का क्या मतलब है।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, शहर की पूर्णता और रिक्तता, क्योंकि शहर में लोग बहुत सारे आते भी हैं और वहां से जाते भी हैं। ठीक है। चमकती हुई गंगा, इसका क्या प्रतीकार्थ है, क्या मतलब है इसका मतलब है मोक्षदायिनी गंगा। ठीक है, क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार वहीं होता है, मोक्ष वहीं से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंधेरी गली से अभिप्राय क्या है, इसका मतलब है मृत्यु रूपी अंधकार। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो अंधकार हो जाता है। ठीक है, जीवन खत्म हो जाता है, अंधकार में जीवन चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक पे आधारित प्रश्न, इसको देखिए। तो ये आपके सामने एक पैसेज है गद्यांश है, इसको बहुत ध्यान से देखो। और फिर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, सुखी कौन है। तो सुखी वो है जिसका मन अपने कंट्रोल में है। ठीक है, जो मन को कंट्रोल करेगा वो सुखी है, जो नहीं कर पाएगा वो सुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दुखी व्यक्ति क्या करता है। जो व्यक्ति दुखी होता है वो अपनी कमजोरियों को छिपाने की खूब कोशिश करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजा जनक से कुटज की तुलना करने का कारण नहीं है, यानी नहीं है यानी दूसरों को समान स्तर पर लाने की कोशिश करना। ठीक है, नहीं पूछा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। तो ये जो कथन है इसमें क्या इसका अर्थ है, आपको ये बताना है। तो इसका अर्थ है कि स्वयं पर कंट्रोल रखना और अपने मन पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। कथन है कि कमजोर, अस्थिर, चंचल मन वाला व्यक्ति बाहरी जो परिस्थितियां होती है उससे जल्दी प्रभावित होता है। उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं रहती, वो सदैव असंतुष्ट रहता है। बिल्कुल ठीक है, सही व्याख्या है, बिल्कुल ठीक है। यानी कथन और कारण तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या भी ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है पूरक पाठ्य पुस्तक पे आधारित प्रश्न। ठीक है, अब आपके अंतराल वाले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो सूरदास परिस्थितियों से भी अधिक आहत था, यानी सूरदास के साथ जो परिस्थितियां हुई थी, ठीक है, जो झोपड़ी वगैरह जल गई थी, जो पैसा वगैरह सब खत्म हो गया था, उससे ज्यादा वो किसी दूसरी बात से आहत था। वो दूसरी बात क्या थी, वो ये थी कि गांव वालों के द्वारा सुभागी के प्रसंग में की जाने वाली बदनामी, क्योंकि भाई उसकी बदनामी हो रही थी सुभागी की, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी था। फिर बालकों की विशेष रुचि होती है, किस चीज में रुचि होती है, तो संख्याओं में। ठीक है। नेक्स्ट है कि बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी, ये कलंक भी मेरे सिर लगना है। इस कथन में किस कलंक की बात हो रही है, तो इसमें बात हो रही है कि सुभागी जो थी उसके घर से बेघर होने की, क्योंकि घर से निकाल दिया गया, बेघर हो जाएगी तो भाई वो भी कलंक उसके नाम पर ही आएगा, तो इसलिए ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दांत निकाले हैं टीसत है, इसमें टीसत का मतलब क्या होता है। टीसत का मतलब एक तरीके से दर्द होता है। ठीक है, यानी कट जाने के कारण दर्द कर सकना, या फिर जब नए दांत निकलते हैं तो भी दर्द होता है, तो ये भी टीसत ही कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बत्तख जब अंडा देने वाली होती है तब तब क्या होता है, पानी छोड़कर जमीन पे आ जाती है। आसमान तो घऊं घऊं कर रहा था, इस पंक्ति का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बादल जो थे वो गरज रहे थे। ठीक है, तभी घऊं घऊं कर रहा था। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। विकास की औद्योगिक सभ्यता के दुष्प्रभाव से मालवा भी अछूता नहीं रहा। बिल्कुल ठीक, यानी कथन भी ठीक, कारण भी ठीक, और ये सही इसकी व्याख्या भी है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी, जिसमें आपके जनसंचार सृजनात्मक लेखन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये एक टॉपिक आपका ऐसा आता है, यानी जिसमें से मतलब वैसे तो तीन इसमें आपको चॉइस मिलती है, उसमें से कोई एक करना होता है। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, रचनात्मक लेखन लिखना है, और ये आप बना बना कर लिख सकते हो। जैसे टॉपिक है भीड़ भरी बस में यात्रा का अनुभव, यानी आप मान लो किसी बस में जाते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, तो आपका जो अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, आप उसको लिख सकते हो। ये आपको अपनी अपनी मतलब सोच के आधार पे आपको बना बना कर लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप आराम से लिख दोगे इसे। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनमें से आपको कोई दो क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार तीनों में। क्वेश्चन है आपके सामने, शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। तो आप जानते हैं कि जो कवि लोग होते हैं, जो कविताओं की रचना करते हैं, कविताएं लिखते हैं, वो शब्दों से ही तो खेलते हैं। उनकी कविताओं में विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं, उन शब्दों से कविताएं बनती हैं। तो शब्द जो है कविता की अनजानी दुनिया में सबसे पहला उपकरण माना जाता है, क्योंकि शब्द जो होते हैं कविता में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, शब्दों से मेल जोल जो होता है वो कविता की पहली शर्त होता है। और शब्दों के भीतर जो अर्थ होते हैं, बहुत गहरे अर्थ छिपे होते हैं। ठीक है, तो उसकी कई परतों को खोला जाता है उसमें। आप देखोगे कविता जो होती है उसमें शब्दों के द्वारा तुकबंदी की जाती है, छंद लिखे जाते हैं। ठीक है, उसमें लय होती है, यानी लयात्मकता होती है। तो ये सब आपको शब्दों के माध्यम से ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि कहानी में संवादों की भूमिका, यानी किसी भी कहानी में जो संवाद होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, जो विभिन्न कैरेक्टर होते हैं, उनके बीच में जो बातचीत होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो यही आपको बताना है। तो देखिए संवाद जो होता है ना, ये किसी कहानी के पात्र को स्थापित करता है। अगर आप कोई कहानी पढ़ते हो, उसका कैरेक्टर आपके दिमाग में बस जाए,
आप उसके फैन हो जाओ तो समझ जाओ कि उसके संवाद कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रहे होंगे, ठीक है। तो संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये कहानी के जो कैरेक्टर होते हैं उसको स्थापित करते हैं और कहानी को विकसित करते हैं, कहानी को गति देते हैं, ठीक है। जो भी घटना या जो भी प्रतिक्रिया होती है तो कहानीकार जो होते हैं उसको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन संवादों के माध्यम से हमारे सामने लाते हैं, क्योंकि कहानी को हम पढ़ रहे होते हैं। हम पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हम इमेजिनेशन करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं, तो उन डायलॉग्स को ही तो हम दिमाग में याद रखते हैं। तो संवाद के बिना पात्र की कल्पना करना तो बिल्कुल भी आप पॉसिबल है ही नहीं, आप ये मान लो। अगला क्वेश्चन है, नाटक में स्वीकार से ज्यादा अस्वीकार की अवधारणा है, ठीक है। अवधारणा से क्या तात्पर्य है? तो यानी अस्वीकार की अवधारणा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है नाटक में, क्योंकि नाटक जो है उसको पढ़ने से ज्यादा उसको किस चीज पे ध्यान दिया जाता है? नाटक का मंचन किया जाता है। ऑडियंस जो होती है वो मंच के सामने बैठती है और नाटक को देखती है, ठीक है। तो नाटककार जो होते हैं और जो उसमें कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं उसको हम देखते हैं नाटक में। तो नाटक में स्वीकार से ज्यादा अस्वीकार की धारणा को महत्व दिया जाता है। नाटक में जितनी असंतुष्टि होगी, जितनी छटपटाहट होगी, जितना प्रतिरोध, गुस्सा होगा, जितना अस्वीकार यानी नकारात्मक तत्व होंगे, नाटक जो होगा उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। आपके सामने मान लो कोई नाटक कर रहा है, उसमें कोई इमोशनल कहानी है, किसी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके जीवन में संघर्ष है, वो बार बार असफल हो जाता है, उसके साथ बार बार धोखा हो जाता है, बार बार उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको ज्यादा प्रभावित करेगी, यानी कि लोगों को इमोशनली जोड़ देती है उससे। तो किसी भी विचार, कोई भी व्यवस्था या कोई तात्कालिक समस्या, ठीक है, इसको स्वीकार करने वाले जो नाटक होते हैं ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। जो ज्यादा मतलब तात्कालिक समस्या पे होंगे बहुत ज्यादा स्वीकार हो सकता है ना हो, लेकिन जितनी उसमें असंतुष्टि, छटपटाहट होगी, प्रतिरोध होगा, उतना ही ज्यादा वो बेहतर माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं और 60 शब्दों में आपको आंसर करना है। पत्रकारीय लेखन के किस रूप को पाठकों का खुद का स्तंभ कहा जाता है? तो देखिए, संपादक के नाम पे जो पाठक पत्र लिखते हैं, आप जैसे आप कोई न्यूज़पेपर हो, आप उसको पढ़ते हो, न्यूज़पेपर को, आप उसके रेगुलर पाठक हो, तो आप संपादक के नाम पे पत्र लिख सकते हो। तो संपादक के नाम पे जो पाठक के द्वारा पत्र लिखे जाते हैं वो पाठकों का खुद का स्तंभ कहलाता है, ठीक है। पाठकों के द्वारा विभिन्न मुद्दों पे अपनी राय व्यक्त की जाती है। मान लो कोई समस्या चल रही हो, कोई जन समस्या, जनता की समस्या है, तो उसको उठाया जा सकता है, ठीक है। और नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने का भी एक अवसर होता है कि वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तकनीकी प्रगति के बावजूद हिंदी की वेब पत्रकारिता अपने शैशव काल में ही क्यों है? इसमें बहुत ज्यादा प्रगति क्यों नहीं हुई है, ठीक है। क्यों इसकी प्रगति आप मतलब आप कह सकते हो कि बहुत जरूरी है? तो देखिए, हिंदी की जो वेब पत्रकारिता है ना, इसमें दिक्कत है, क्योंकि जो हिंदी के फॉन्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जैसे ये हिंदी का फॉन्ट है, ये हिंदी में टाइपिंग हो रखी है, ठीक है। तो हिंदी के जो फॉन्ट होते हैं ये आसानी से उपलब्ध नहीं है, यानी सहज अनुपलब्धता। आसानी से, जितनी आसानी से आपको इंग्लिश के फॉन्ट मिल जाते हैं उतने आसानी से हिंदी के फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर हिंदी का अपना कोई कीबोर्ड भी नहीं होता। आप देखोगे कीबोर्ड जो है उसमें इंग्लिश में ही लिखा होता है, ASDF इस तरीके से, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखा होता है, हिंदी में नहीं लिखा होता। और आवश्यक कदम अपेक्षित, यानी हिंदी के फॉन्ट को सहज रूप से उपलब्ध कराया जाए। कीबोर्ड में भी कहीं ना कहीं एक मानकीकरण हो, यानी कीबोर्ड में भी हिंदी का अगर कीबोर्ड बना दिया जाए तो उससे भी काफी आसानी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अब पाठ्य पुस्तक पे आधारित प्रश्न, इसको देखते हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, कोई दो प्रश्न के आंसर करने हैं और 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सरोज स्मृति कविता से उद्धृत जो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, ठीक है। यानी कि इसमें दुख के बारे में बताया गया है। तो इस पंक्ति के संदर्भ में कवि के हृदय में जो दुख है, जो पीड़ा है, इसका वर्णन आपको करना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, जो निराला जी हैं, इनका जीवन जो है ना वो दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया है और वो बहुत दुखों से उनका जीवन बीता है। तो निराला जी का पूरा जीवन दुखों और अभाव से बीता हुआ है। इन्होंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, फिर युवा अवस्था में आते हैं तो इनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, बाद में इनकी इकलौती बेटी होती है सरोज, उसको भी खो देते हैं। तो इस तरीके से एक अकेलापन है उनके जीवन में, एक संघर्ष है, ठीक है, और एक हताशा है जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कविता में। फिर मौन वेदना की अभिव्यक्ति, यानी कवि कहते हैं कि उनके जीवन में केवल दुख है और वो अपनी पीड़ा को अब तक दबाते आए हैं, लेकिन बेटी की मृत्यु जब हुई उसने उनके धैर्य को तोड़ दिया। यानी पहले माँ की मृत्यु हुई, फिर पत्नी की मृत्यु हुई, बाद में बेटी की मृत्यु हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनका धैर्य जो था वो टूट गया। कहते हैं कि क्या कहूँ आज जो नहीं कहा, ठीक है। इसका अर्थ है कि उनकी व्यथा जो है वो इतनी गहरी है, उनका दुख इतना गहरा है कि उसको
शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, तो ये बताया गया है। फिर सामाजिक और आर्थिक उपेक्षा, यानी निराला जी ने साहित्य जगत में भी बहुत उपेक्षा और विरोध का सामना किया है। उन्हें आर्थिक तंगी ने हमेशा से घेर के रखा, जिसके कारण वो अपनी बेटी को उचित उपचार या विवाह अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करवा पाए, ठीक है। इसका पछतावा जो है उनको हमेशा से रहता है, और कहीं ना कहीं उनके हृदय में ये पीड़ा बन के उभर के आती है। नेक्स्ट है कि वसंत आया कविता के आधार पे वसंत ऋतु की जो सुंदरता है इसके बारे में बताइए, कैसे उसका वर्णन किया गया है। तो कविता में बताया गया है कि जैसे ही वसंत आता है तो पेड़ों के पत्ते जो होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, और पेड़ों में नई कोंपलें फूटने लग जाती है, ठीक है, नए नए हरे हरे पत्ते निकलने लगते हैं। शीतल मंद हवा बहती है, ढाक के जंगल जो होते हैं वो दहकने लगते हैं, कोयल भ्रमर जो भंवरे वगैरह होते हैं वो अपनी मस्ती में झूमते हैं, रंग बिरंगे जो फूल होते हैं वो खिलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कि घनानंद और उसकी नायिका सुजान के बीच में क्या होड़ चल रही है, ठीक है, कवित के आधार पे आपको बताना है। तो नायिका जो है सुजान, वो कब तक कवि घनानंद की पुकार को सुनकर भी ना सुनने का दिखावा करती रहेगी, यानी उनको इग्नोर करती रहेगी, ठीक है, ये बताया गया इसमें। तो घनानंद को पूरा विश्वास है कि उसकी जो पुख्ता भरी मुक्ता है, यानी जो वो शांत है बिल्कुल, वो आगे नायिका को अपना हट छोड़ना ही पड़ेगा, यानी एक समय ऐसा आएगा जिस दिन नायिका अपनी जिद छोड़ देगी और कवि से उसको बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल चुप है, उससे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मूक हो गए हैं बिल्कुल। तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सुजान उनसे बात करेगी, ऐसा कवि को लगता है, ठीक है, तो यही होड़ चल रही है इनके बीच में। आगे चलते हैं। इनमें से कोई एक काव्यांश आपको उठा लेना है, दोनों में से कोई एक, और उसकी कर देनी है साप्रसंग व्याख्या, ठीक है, यानी प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करनी है। तो इसमें मैं आपको ये जो पहला है आपका जयशंकर प्रसाद वाला, इसी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पंक्तियां हैं हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में देवसेना का गीत जो है इसमें से कविता से ली गई है, और इसके रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। तो प्रसंग क्या है, यानी देवसेना ने अपना पूरा जीवन जो है स्कंद गुप्त के प्रेम में व्यतीत कर दिया है, क्योंकि जो देवसेना थी वो प्रेम करती थी स्कंद गुप्त से, ठीक है। मान लीजिए देवसेना है, यहाँ पे है स्कंद गुप्त, और स्कंद गुप्त किसी और महिला से प्रेम करते हैं। तो देवसेना प्रेम करती है स्कंद गुप्त से, लेकिन स्कंद गुप्त किसी और से प्रेम करते हैं, और ये पूरा जीवन उनके इंतजार में बिता देती है। बाद में जब वो उसके पास आते हैं, उस वो वृद्धा काल में आते हैं जब, तो उस समय उसे प्रेम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो, ठीक है, उन्हें मना कर देती है। तो यही जो उसका दुख है, उसकी पीड़ा है, जो उसकी वेदना है, उसको बताया हुआ है। बहुत ही भावुक कर देने वाली ये कविता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं व्याख्या। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरी की भीख लुटाई। देवसेना कहती है यहाँ पे कि आज जब वह अपने जीवन के अंतिम क्षण में विदा ले रही हैं, तो उसे उपहार स्वरूप केवल क्या मिला, पीड़ा यानी दुख मिली है, वेदना ही मिली है। उसे जीवन भर जिस प्रेम को पाने की आशा थी, यानी स्कंद गुप्त से प्रेम करती थी, स्कंद गुप्त को प्राप्त करना चाहती थी, तो वह मात्र एक भ्रम था उसके लिए। आज वो कह रही है अपने आप से, उसने अपनी आशाओं और अभिलाषाओं की पूंजी जो थी वो भीख की तरह लुटा दी है। उसने अपनी भूल का एहसास होता है देवसेना को, और उसने व्यर्थ ही स्कंदगुप्त से प्रेम किया, ठीक है, व्यर्थ ही मतलब बेकार में उससे उम्मीद रखी प्रेम की, और बेमतलब में उससे प्रेम किया। ऐसा किसको महसूस हो रहा है, देवसेना को। छल छल थे संध्या के श्रम कक्ष, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। उसके जीवन की ये संध्या जो है बहुत दुखद है। थकावट के कारण उसकी आंखें जो है उसमें से आंसू गिर रहे हैं, वो दुखी है, वो रो रही है, ठीक है। यह श्रम कक्ष यानी जो पसीने की बूंदें होती है, और आंसू जो उसके जीवन भर की मेहनत थी, संघर्ष थी, और उसके बाद मिली जो असफलता है, उसके प्रतीक के रूप में इसको दिखाया जा रहा है कि प्रकृति से भी, प्रकृति जो है वो भी उसके दुख को देखती है तो उसके साथ रोती हुई प्रतीत होती है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, यानी देवसेना का पूरा जीवन जो है अकेले यानी एकांकी अकेले बीता है, सूना जीवन रहा है उसका। वो कहती है कि उसके जीवन में, जीवन की इस अकेली यात्रा में केवल नीरवता यानी खामोशी रही है, ठीक है। पूरे जीवन वो अकेली रही है, खामोशी के साथ रही है, उसका किसी ने साथ नहीं दिया है। जहां भी वो गई सन्नाटा जो था हमेशा उसके साथ रहा, मानो वो सन्नाटा जो है अंगड़ाई लेकर, ठीक है, उसे और अधिक अकेला कर रहा हो, ऐसा उसको महसूस कराया है। तो ये हो गई हमारी कविता, उसकी व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य की बात करते हैं, तो भाषा जो है इसमें तत्सम प्रधान खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। रस की बात करें तो वियोग और श्रृंगार रस देखने को मिलता है, करुण रस यानी आपको दुख देखने को मिलेगा, ठीक है, वियोग रस देखने को मिलेगा, श्रृंगार देखने को मिलता है। अलंकार की बात करें, आंसू में उपमा अलंकार है, आंसुओं की तुलना की जा रही है, ठीक है। नीरवता का अंगड़ाई लेना में मानवीकरण अलंकार है।
छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और भाव देखें तो यहाँ देवसेना की निराशा, उसका अकेलापन, उसके त्याग, इसको बताया गया है, उसका सुंदर चित्रण इस कविता में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है और 40 शब्दों में आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए, बालक बच गया, ये जो प्रसंग है इसमें जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मरमर किसको कहा गया है और इसे सुनकर लेखक को कैसा लगा। तो देखिए, निबंध, ये लघु निबंध है। इसमें क्या पता लगता है, इसमें बात है एक बालक की। ठीक है, जो पढ़ता है, बहुत पढ़ाकू है, रटे रटाए आंसर देता है। तो जब 8 साल के बालक से उसकी इच्छा लास्ट में पूछी जाती है तो उसने रटे रटाए जवाब नहीं दिए, जैसे मैं लोक सेवा करना चाहता हूँ, मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, या ऐसे बोलते हैं ना हम, तो ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि उसने अपनी जो स्वाभाविक, उसकी जो मन की इच्छा थी, जो भी उसके मन में था, उसने वो प्रस्तुत करा। यानी कहता है कि मुझे लड्डू चाहिए। ठीक है, तो बालक के मुंह से जब ये लड्डू शब्द निकलता है तो लेखक जो होता है, वो लेखक कहता है कि जीवित वृक्ष के हरे पत्तों की मरमर, उसी को कहा है उसने। यानी लेखक ने कहीं शुरू में सोचा था कहीं ऐसा ना हो कि ये रटे रटाए आंसर करे, लेकिन उसने खुद से आंसर करा जो उसको चाहिए था। ठीक है, जब बालक ने लड्डू की डिमांड कर दी तो लेखक जो था बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, उसको बहुत संतोषजनक आंसर उसका लगा। लेखक को लगा भले ही बालक के पिता और अध्यापक जो है उसको ज्ञान के बोझ के तले दबा रहे हैं, उसको मशीन का पुतला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। ठीक है, इसमें स्वाभाविकता का उदय दिखता है। यानी लड्डू की जो मांग है वो बालक की स्वाभाविक इच्छा है, उसके मन में जो चीज है वो बता रहा है। यानी कि अभी उसका बचपन मरा नहीं है। ठीक है, ये बातें बताई गई है। तो यहाँ से लेखक जो है उसको राहत मिलती है, उसको बालक जो है वो बचता हुआ महसूस होता है कि बालक बच गया है। ठीक है, तो ये बताया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने गद्यांश दे रखा है, एक गद्यांश पे आपको व्याख्या करनी है। दोनों में से कोई आप एक गद्यांश की व्याख्या कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये वाला गद्यांश ले लिया, ये छोटा लगा मुझे तो मैंने इसका बता दिया है। तो देखिए, ये जो निर्मल वर्मा है, इनके द्वारा जो रचित वृत्तांत है जहाँ कोई वापसी नहीं, इसमें से लिया गया है। और इसमें बताया गया है कि विकास के नाम पर कैसे लोगों का विस्थापन हो रहा है, कैसे प्रकृति पे पड़ने वाले जो उसके बुरे प्रभाव हैं उसका बहुत ही मर्म स्पर्शी प्रभाव का वर्णन किया है। ठीक है, भावुक कर देगा आपको। तो प्रसंग की बात करते हैं तो लेखक जो है सिंगरौली क्षेत्र में जो अमझर नामक एक गांव है उस जगह का वर्णन करता है। बताते हैं कि कैसे औद्योगिक विकास की वजह से, ठीक है, इंसानों को, बल्कि वहां की प्रकृति और पेड़ों को भी कहीं ना कहीं वहां से शोकग्रस्त होना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गांव का परिचय। अमझर का मतलब है एक ऐसा गांव जहाँ पे आम झड़ते थे। हर गांव अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था। प्रकृति के शौक, यानी पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया है, जिससे पूरे गांव में सन्नाटा आ गया है। विस्थापन की मार, यानी सरकार ने जो प्रोजेक्ट लेकर आई है उसके कारण गांव को खाली करने की घोषणा हुई है, जिससे पेड़ और इंसान दोनों का अस्तित्व जो है खतरे में आ गया है। अटूट संबंध, लेखक बताता है कि मनुष्य और प्रकृति जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मनुष्य को उजाड़ा जाएगा तो प्रकृति भी नहीं रह पाएगी, प्रकृति को उजाड़ा जाएगा तो मनुष्य भी नहीं रह पाएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। फिर विकास का काला पक्ष, यानी जो हमें विकास दिखाया जाता है, औद्योगिक विकास जो है, इसके नाम पे हमारी संस्कृति, हमारा पर्यावरण, इसका विनाश हो जाता है। ठीक है, तो यही इसमें आपको बताया गया है। फिर आपके अंतराल में से क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, 60 शब्दों में इसका आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए, ये सदा नीरा नदियां अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बह सकती। इस कथन के आधार पे आपको बताना है कि वर्तमान समय में देश के अन्य भागों में जो नदियों की जो स्थिति है इसके बारे में बताना है। तो देखिए, देश के अन्य भागों में भी नदियों की स्थिति मालवा से अलग नहीं है। हर जगह नदियां जो है प्रदूषित होती जा रही हैं। ठीक है, नदियों में केवल चौमासे में ही पानी आता है। यानी बताया जा रहा है कि पहले हमेशा पानी रहता था साल भर, लेकिन अब कुछ समय के लिए ही पानी रह पाता है। कुछ नदियां तो विलुप्त हो गई हैं, सूखने की कगार पे हैं। शहरी और रासायनिक कचरे ने नदियों को पूरी तरीके से प्रदूषित कर दिया है। पहाड़ों से मैदानों तक पहुंचते पहुंचते उनका जल जो होता है वो गंदा हो जाता है, विषैला हो जाता है। नेक्स्ट है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ से ली गई जो पंक्ति है, खेल में रोना कैसा। ठीक है, इसमें खेल की बात हो रही है, यानी किस खेल की बात हो रही है आपको पहले तो ये बताना है। फिर जीवन में मिलने वाली असफलता के संदर्भ में इसमें क्या प्रेरणा आपको मिलती है। तो इसमें जीवन रूपी खेल की बात की गई, यानी हमारा जो जीवन है ये खेल के रूप में है। इसमें हार जीत, संघर्ष, दुख सुख सब लगा रहता है। ठीक है, तो जीवन जो है सफलता असफलता का क्रम है, यानी जीवन में सफलता भी मिलती है तो असफलता भी मिलती है। असफलताओं से हमको घबराना नहीं चाहिए, सकारात्मकता के साथ चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ समस्या आ जाती है तो हम टूट जाते हैं, तो ये नहीं, टूटना नहीं है, हमें उन समस्याओं का सामना करना है, दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य की पूर्ति करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं पीवाईक्यू।
तो 25 का तो मैंने करा ही दिया आपको इससे पहले, आज 24 का भी करा दिया है, तो 2 पीवाईक्यू करा दिया मैंने। मेरे हिसाब से इतने इनफ होंगे, बाकी मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी करा दूंगा 2025 का लेटेस्ट 25-26 का। अगर आप मुझे कमेंट में कहते हो तो मैं आपको हिंदी का सैंपल पेपर करा देता हूँ, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप सारी वीडियोस को देख के तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।